भर में फैली तमाम जानलेवा बीमारियों के बीच एक और गंभीर बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक। दुनिया का हर छठा इंसान ब्रेन स्ट्रोक का शिकार है। 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है ब्रेन स्ट्रोक। वहीं 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच की बात करें तो मौत का 5वां बड़ा कारण है ये। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 70% लोग अपने देखने सुनने की क्षमता खो देते हैं। आमतौर पर 20% दिल के मरीजों पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। ब्रेन स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, ये मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न होने वाली एक गंभीर स्थिति है जिसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या रक्त वहां रिसने लगता है। इसके मुख्य कारण है हाई ब्लड प्रेशर, धमनी में कमजोरी। इसके अलावा स्ट्रोक सिर में किसी चोट की वजह से भी आ सकता है। हर साल 11 मिलियन लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जिनमें से ज्यादा लोग सही समय पे सही कदम न लेने के कारण नहीं बच पाते। इनमें भी अगर देखें तो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में इसके ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं। मुंह तिरछा हो जाना, अचानक से एक या दोनों हाथों का बेजान हो जाना, जबान लड़खड़ाने लगना या पूरी तरह से चली जाना, मांसपेशियों का विकृत होना, हाथों या पैरों में कमजोरी महसूस होना, सिर में तेज दर्द होना। ये लक्षण बताते हैं कि आपको फौरन डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। ब्रेन स्ट्रोक हो जाने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना नुकसान को कम करने और सुधार के अवसरों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर समय रहते ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये व्यक्ति की मौत या पैरालिसिस का कारण बन सकता है। न्यूज़ इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो आज हम जानेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स भी जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वरुण भार्गव हैं, जो कि कंसल्टेंट है, न्यूरोसर्जन है कैलाश हॉस्पिटल में। हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार पांडे हैं, जो कि न्यूरोसर्जन है, सीनियर कंसल्टेंट है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र मदान है, जो कि फिजिशियन है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर सौम्य मित्तल जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है शारदा हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर सौम्य, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक अलग अलग टर्म्स है, लेकिन इसे लेकर कंफ्यूजन बहुत है, तो क्या डिफरेंस आप इसके बीच में बताएंगे? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम ब्रेन हेमरेज और ब्रेन इन्फार्क्ट इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। ब्रेन हेमरेज में ये होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल है, जो नस की खून ले जा रही है ब्रेन में, वो फट जाती है, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में खून बाहर आ जाता है और ब्लड जो है वो ब्रेन में कलेक्ट हो जाता है, उसमें जमा हो जाता है। अगर हम ब्रेन इन्फार्क्ट को देखें, जो हम ज़्यादातर स्ट्रोक मानते हैं कहलाता है, उसमें ये होता है कि खून एक जगह जाके जो खून का वेसल है, ब्लड वेसल है, उसमें रुक जाता है और उसकी वजह से हमारे दिमाग को खून ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहाँ का एरिया डैमेज होता है। तो फ़र्क जो है वो बेसिकली ये है कि एक जगह हमारा खून निकल रहा है और एक जगह हमारा खून बंद हो जा रहा है आर्टरी के अंदर। ठीक है, डॉक्टर वरुण भी हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर वरुण, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन क्यों हो रही है? कोई प्रॉब्लम होती है, सब लिखा था, म्यूट था स्पीकर, वो भी मैंने आवाज मिल रही है? डॉक्टर रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम्स आजकल इतनी ज्यादा कॉमन क्यों हो गई हैं? डॉक्टर रोहित, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है अभी के सिनेरियो में। जी हेलो जी, बोलिए अपनी बात। मेरा ये कहना है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने चूज किया है प्रेजेंट सिनेरियो में, ब्रेन स्ट्रोक और उसके लक्षण, और इसको हम कैसे इस पे बचाव कर सकें, और अगर हो जाता है तो क्या करना है। जी
देखिए अभी जब से पोस्ट कोविड मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन द रिस्क इंसिडेंस ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक एज वेल एज हेमोरेजिक स्ट्रोक। मेनली इस्केमिक स्ट्रोक के इंसिडेंसेस काफी बढ़ गए हैं पोस्ट कोविड सिनेरियो में। जैसे कि हमने और भी देखा है कि रिपोर्ट जैसे हार्ट अटैक वगैरह का इंसिडेंस बढ़ा है, वैसे ही ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक के इंसिडेंस काफी बढ़ गए हैं। इसका एक असर हमें कोविड भी दिख रहा है, और दूसरा एक हमारा जो खान पान में जो बदलाव आया है वो भी एक इम्पोर्टेंट वजह है जिसकी वजह से स्ट्रोक के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं। डॉक्टर रमेश, आपको क्या लगता है साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? डॉक्टर रमेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर सौम्य, साइलेंट ब्रेन स्ट्रोक भी कहा जाता है, एक टर्म होता है, तो इसे किस तरह से पहचानें? देखिए, होता ये है कि जब हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उस समय हमारे सिम्टम आते हैं जो कॉमनली होते हैं कि हमारा चेहरा टेढ़ा हो जाना और हमारे हाथ पैर का कमज़ोरी हो जाना, ज़बान जो हम बोल रहे हैं उसका ठीक से ना बोल पाना, या अक्सर पेशेंट बोल ही नहीं पाते हैं। और ये चीज़ जो है ये कॉमन सिम्टम होते हैं। इनको छोड़ के और बहुत सारे सिम्टम होते हैं, जैसे हमारी नज़र को कमज़ोरी हो सकती है, हमारे हाथ पैर में सुनपना झंझनाहट हो सकती है, चेहरे पे सुनपना झंझनाहट हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम हमें आते हैं जब अगर हमारे पास स्ट्रोक हो। अगर हमारे पास स्ट्रोक हो रहा है और हमारे पास कोई सिम्टम नहीं है तो वो अक्सर साइलेंट स्ट्रोक कहा जाता है, जिसमें स्ट्रोक हुआ है पर इस टाइप का कोई सिम्टम नहीं हुआ है, तो वो साइलेंट स्ट्रोक कहा जाता है। और ज़्यादातर ये चीज़ तब होता है जब हम किसी और वजह से आपका एक स्कैन कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को सर में दर्द हो रहा है और वो सर के दर्द के चलते हमने एक MRI करा लिया है और उस MRI में हमें एक स्ट्रोक निकल के आ रहा है, तो हम उसको साइलेंट स्ट्रोक कह सकते हैं। तो इसमें सिम्टम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो वो एक साइलेंट स्ट्रोक कहा जाता है। डॉक्टर वरुण, नॉर्मली देखा जाता है कि जो स्ट्रोक की समस्या है ये ज़्यादातर 60 साल से ऊपर के लोगों में आती है, तो 60 साल के ऊपर के लोगों में वैसे भी बहुत सारी दिक्कत होती है, तो ऐसे में तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता होगा कि आखिर ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं या फिर नॉर्मल चूंकि एजिंग हो रही है वो सिम्टम्स हैं। मेरे पास लोग आते हैं कि साहब हमारा सुनना कम हो गया, देखना कम हो गया, हमने आंख वालों से चेकअप कराया, या पाँव के अंदर घुटने से हम चल नहीं पा रहे, हमने घुटने चेक करा लिए, जो आमतौर पे 60 वर्ष से ऊपर की समस्या होती है, लेकिन वो एक्चुअली स्ट्रोक की वजह से हो रही होती है। और जब हम उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें पता लगता है कि उनको स्ट्रोक हुआ था या उस प्रोसेस में है। तो इस कारण से इस उम्र के अंदर जो दूसरी समस्याएं आने वाली है, जिस तरीके से आपके कैटरेक्ट आने लगता है या सुनने की, या फिर मेमोरी का लॉस होने लगता है इस उम्र में, तो उस उम्र में हम लोगों को जब तक हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते तो हम स्ट्रोक को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो, कुछ स्ट्रोक होते हैं जिनको हम 4 घंटे के भीतर ही यदि इलाज करें तो हमें 100% सक्सेस भी मिल जाती है। तो इसलिए जो नॉर्मल समस्याएं 60 वर्ष से ऊपर आती है। दूसरी बात यह कि 60 वर्ष से ऊपर कई बार समस्या जैसे मरीज के 2 चीजें एक साथ है, यानी हार्ट के अंदर भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की कोई प्रॉब्लम अगर उसके साथ स्ट्रोक साथ में हो गया तो हम दोनों चीजों को एक साथ हमें टैकल करना पड़ता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति यानी बुजुर्ग लोग जो हैं उसमें दूसरी समस्याओं के साथ साथ हम बिल्कुल भी हम नजरअंदाज ना करें। ठीक है डॉक्टर रोहित, कौन से ऐसे पॉइंट्स है, ट्रिगर पॉइंट्स है जिनकी वजह से इस तरह की समस्या जो है वो आम हो जाती है या देखने को मिलती है? देखिए, जो इस्केमिक स्ट्रोक के इंसिडेंसेस तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे खान पान में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। हमारी जो लाइफ स्टाइल इतनी ज्यादा चेंज हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, है ना, हमारी लाइफ स्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है। और मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि कोविड के बाद के आगे के 2 सालों में, बिकॉज इसका कोविड का कुछ ना कुछ ह्यूमन बॉडी पे डेफिनेटली असर पड़ा है, उसकी वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक स्पेशली और हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े हैं। डॉक्टर सौम्य, मैंने अभी हाल फिलहाल में 2-3 ऐसे पेशेंट्स को जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी हाँ, मेरा ये कहना था कि अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन किया जिसे हम स्ट्रोक इन यंग कहते हैं, जिनकी उम्र जो है 30 साल से कम थी, और जब हमारे पास पहुंचे तो ऑलरेडी स्ट्रोक काफी इवोल्यूट हो चुका था, काफी बड़ा इंफाक्ट हो चुका था ब्रेन में, तो जिसके लिए हमें अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी।
बट डेफिनेटली ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, चेंज इन आवर डाइटरी स्टाइल, these are the important factors which are led to increase in the risk of stroke as well as heart attack. तो यानी कहीं ना कहीं बदलते लाइफस्टाइल की वजह से एक और नई समस्या जो है वो बहुत आम हो चली है, जिसे कह रहे हैं हम ब्रेन स्ट्रोक। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा और ब्रेक के बाद भी हमारा प्रोग्राम लगातार जारी है। अगर आप फोन करना चाहें तो फोन करके अपनी क्यूरोसिटीज और अपनी समस्याओं के समाधान जान सकते हैं सीधे डॉक्टर से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आज ब्रेन स्ट्रोक के विषय में। हम जान रहे हैं इसके लक्षण, कारण और रोकथाम। इस बीच अगर आपके भी कुछ सवाल हैं, कुछ क्यूरोसिटीज हैं, तो आप भी फोन करके हमसे जान सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी लगातार बना हुआ है। डॉक्टर रमेश से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर रमेश, पैरालिसिस अगर हम बोलें या फेशियल पॉलिसी की हम बात करें तो ये किस तरह से कोरिलेटेड है ब्रेन स्ट्रोक से? मैडम, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है जिसको हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। एक तरह से जब ब्रेन में ब्लड की सप्लाई किसी भी वजह से कम हो जाती है, चाहे उसमें कोई क्लॉट आ जाए, चाहे उसमें कोई एम्बोलिज्म हो जाए, चाहे उसमें कोई थ्रोम्बोसिस हो जाए या नस फट जाए, तो ब्रेन में उस हिस्से की ब्लड सप्लाई नहीं आ पाएगी। जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई नहीं आएगी वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तो उसकी वजह से पावर में कमी आ सकती है, सेंसेशन में कमी आ सकती है, किसी भी अंग का, मुंह का, हाथ का, पैर का या दोनों का या पूरे शरीर का एक हिस्से का, एक हाफ का काम करना बंद कर देता है, तो उसमें पावर की कमी आ सकती है। इसी तरह से सेंसेशन की कमी आ सकती है। एक हिस्सा कोई भी या एक हाफ ऑफ द बॉडी या सिर्फ चेहरा, वो हो सकता है कि उसमें सेंसेशन ना आए, पावर ठीक हो, सेंसेशन ना आए, या दोनों ना हो। इसी तरह से बैलेंस बिगड़ सकता है शरीर का। आप में पावर तो है पर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो। हाथ उठता तो है पर इस हाथ से नाक को छूना है वो आप नहीं कर पा रहे हैं। या सोचने समझने की शक्ति में कमी आ सकती है। आपको कन्वर्जन या फिट आ सकते हैं, आपकी नज़र जा सकती है। तो जिस अंग में प्रॉब्लम होगी, ब्रेन के अलग अलग हिस्से हमारे अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हमारे फ्रंट का हिस्सा सोचने समझने की शक्ति से संबंधित है, मध्य भाग सुनने या बैलेंस बनाने के लिए काम आता है, पीछे का हिस्सा नज़र को, हमारी दृष्टि को अल्टीमेटली एनालिसिस ब्रेन करता है। जो हम आंखों से देखते हैं एनालिसिस ब्रेन में होता है। अगर वो इफेक्टेड हो जाएगा तो हमारा दृष्टि हमारी गड़बड़ा जाएगी। इसी तरह से बैलेंस ऑफ बॉडी, जैसे नीचे का हिस्सा ब्रेन का सेरिबेलम कहते हैं, वो बैलेंस बनाता है। अगर स्ट्रोक उस हिस्से में होगा, उस हिस्से में सप्लाई इफेक्टेड होगी, तो हम सीधे नहीं चल पाएंगे, खड़े ना हो पाए या सीधे ना चल पाए या बैलेंस ना बना पाए। इस तरह से करके अलग अलग कारणों से अलग अलग डिग्री का ब्रेन में डिफेक्ट पैदा हो जाता है। जो ब्लीडिंग की वजह से होता है, जो नस फटने की वजह से होता है, वो नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है और आमतौर से सडनली होता है। और डिपेंडिंग ऑन कितना ब्लड गया उसका खतरा होता है। अगर ब्लड ज़्यादा मात्रा में चला जाए, मतलब यहाँ तक कहा जाता है अगर 4 सीसी से ज़्यादा ब्लड ब्रेन के अंदर आ जाएगा तो इतना प्रेशर हो जाएगा कि शायद इंसान की अकाल मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ब्रेन अपने आप में एक टाइट कंपार्टमेंट के अंदर बसा हुआ है, जबकि जो क्लॉटिंग की फिनोमेना है, जो खून जमने की फिनोमेना है, वो एक स्लो प्रोसेस है। इसी तरह से एक एम्बोलिज्म होता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन की अभी बात हो रही थी जी। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्लॉट हार्ट में से चलता है और वो आकर के किसी खून की नली में बैठ जाता है, रास्ता ब्लॉक कर देता है, उसे हम एम्बोलिज्म कहते हैं। इस एम्बोलिज्म से सडनली प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ये टेम्परेरी भी होते हैं, वो क्लॉट आगे पास हो जाता है, पेशेंट ठीक भी हो जाता है, अभी अटैक हुआ थोड़ी देर में ठीक हो गया। इससे भी हमें पता लगता है कि एम्बोलिज्म फिनोमेना हो रही है, इसको हम ट्रांजिएंट अटैक कहते हैं। इस तरह की इससे साथ घटना हो, इसमें आमतौर से जीवन का खतरा कम होता है क्योंकि एक स्लो प्रोसेस है और रिकवरी भी स्लो होती है। जबकि हेमरेज वाले केस में अटैक भी फास्ट होता है और खतरा इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। पहले 72 घंटे खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान 72 घंटे या 96 घंटे निकाल लेता है तो चांसेस रिकवरी के अच्छे होते हैं। डॉक्टर,
डॉक्टर वरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से डॉक्टर ने रमेश ने भी जिक्र किया कि शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर दे रहा है, तो क्या ये अर्ली साइंस है या फिर तब तक काम हो चुका है, अब इसके बाद आप अंडू नहीं कर सकते? अब आप किस तरह से सिचुएशन को आप समझाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि कॉलेज, लकवा, पक्षाघात या पैरालिसिस, ये हो सकता है कि कुछ ट्रांजिएंट यानी कि ट्रांजिएंट में थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद रिकवर हो जाता है। इसी तरह कभी एपिलेप्सी गिरगे का दौरा है, उसके बाद में हो सकता है थोड़े समय के लिए पैरालिसिस रहे और फिर ठीक हो जाए। लेकिन दूसरा एक्सट्रीम ये है कि यदि किसी कारण से या तो खून का थक्का अंदर जमा हो गया और उससे टिश्यू का डैमेज हो गया, या खून की सप्लाई बंद होने से उसके अंदर वहाँ पे बहुत बड़े हिस्से में यदि इंफाक्ट हो गया, यानी उसमें हो गया, इस्चेमिक स्ट्रोक हो गया, तो उसमें रिकवरी जो होती है और कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है जिसमें रिकवरी नहीं होती। जहाँ तक न्यूरोसर्जन का सवाल है, तो न्यूरोसर्जन को एक चीज तुरंत करनी होती है कि यदि हेमरेज हो गया है या इस्चीमिया हो गया, तो ब्रेन एक क्लोज कैविटी होती है, उसके अंदर दिल पे प्रेशर पड़ता है, तो हमें तुरंत उस प्रेशर को, पहले तो हम दवाइयों से करते हैं, लेकिन कई बार लिमिट ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो हमें ऑपरेट करके उसको डिकम्प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि डिकम्प्रेस नहीं करेंगे तो जहाँ सांस का हिस्सा या दूसरी जगह है कोनी हो जाती है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। दूसरी चीज, यदि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है तो उस ब्लीडिंग को तुरंत निकालना पड़े। तीसरी चीज होती है, बिना हेमरेज के भी स्ट्रोक हो जाता है, और आपके मतलब नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। कई बार बिना ब्लड प्रेशर बढ़े भी स्ट्रोक हो जाता है, ये ध्यान रखना होता है। किसी के हाइपरटेंशन नहीं है तब भी स्ट्रोक हो जाएगा, या तो चोट के कारण हुआ, नहीं तो एन्यूरिज्म या एबीएल ऐसी चीज होती है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, खून की नली में गुब्बारा बना होता है ऑलरेडी जो फट जाता है और उसके कारण भी स्ट्रोक हो जाता है, और उसमें भी तुरंत एक्शन या तो हम प्रोफाइलिंग या फिर हम क्लिपिंग से उसे तुरंत बंद करते हैं ताकि मरीज की जान बच सके। तो हमारे को ये एक्शन तुरंत लेना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, में कितने % चांसेस होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि इसमें कई दफ़ा मौत भी हो सकती है या फिर दूसरे नुकसानों का भी जिक्र है, तो कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के? देखिए, बहुत डिपेंड करता है कि हमारा जो स्ट्रोक है वो कौन से एरिया में है जी, और उस हमारे जो उस एरिया में हमारे पास कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट की और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रोक जब होता है तो हमारे पास जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं वो तो होते ही हैं, पर एक लेवल के बाद, एक स्टेज के बाद हमारे पास प्रॉब्लम ये भी आती हैं कि हमारी जो बाकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो बनना चालू होती हैं। हमारे पेशेंट को वॉक नहीं कर पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कैथेटर डाला जाता है। इन पेशेंट्स का जो छाती होती है वो बहुत क्लियर नहीं होती है, तो उसमें धीरे धीरे निमोनिया बनना चालू होता है, क्योंकि ये मरीज़ ठीक से खांस नहीं सकते, ठीक से अपना जो बलगम है वो बाहर नहीं निकाल सकते। काफ़ी मरीज़ होते हैं जिनको जो है खाने में दिक्कत होती है, तो स्वॉलो करने में दिक्कत होती है, इनको अक्सर निमोनिया बन जाता है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया बोला जाता है। अक्सर लेटे लेटे पेशेंट्स को बेड सोर बन जाते हैं। तो सिर्फ स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स नहीं होती, इनको छोड़ के बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। पेशेंट ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, जब खाना नहीं खा पा रहे तो हमें ट्यूब से उनको खाना देना पड़ता है। इसके चलते जो हमारे नॉर्मल खाना होता है, जो ट्यूब का खाना होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है। तो सोडियम की कमी होना, पोटाशियम की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, ओवरऑल प्रोटीन्स की कमी हो जाना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। तो सर ये बीमारी को और कॉम्प्लिकेट करती हैं। हमें एक स्ट्रोक के इलाज के बाद, थ्रोम्बोलाइसिस के बाद, उनकी रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद, जब हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आना चालू होती हैं, निमोनिया का हमें इलाज करना पड़ता है, उसके साथ यूरिन इन्फेक्शन का इलाज करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। तो स्ट्रोक का साइज़ कि कितना बड़ा वो स्ट्रोक है, स्ट्रोक का लोकेशन कि वो किस जगह पे है, दिमाग के कौन से हिस्से को अफेक्ट करा हुआ है, और कितना उसमें उसका असर है, क्या उसकी वजह से ब्रेन में पानी भर रहा है, क्या ब्रेन उसके साथ हमारी शुगर, ब्लड प्रेशर कितना अच्छा कंट्रोल में है, हमारे जितने सारे इन्फेक्शंस हैं ये, क्या ये सब हमें कितना प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के ऊपर कि पेशेंट हमारा कितना सर्वाइव करेगा। बट येस, सर्वाइवल हमारे पेशेंट्स में बहुत अच्छा है। मॉर्बिडिटी हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, और उसकी वजह से हमें एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ता है, एक प्रोलॉन्ग इलाज उनका चलता रहता है। तो मॉर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि मॉर्बिडिटी है,
और वो चीज़ हमारे पेशेंट्स को एक लॉन्ग टर्म केयर के लिए उसको तरफ बढ़ाती है और वो एक लॉन्ग टर्म केयर मरीजों को ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर रोहित, किस तरह से ख्याल रख सकते हैं वो लोग जो ब्रेन स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं, कैसे वो अपनी केयर करें? देखिए मेडिकल में एक बहुत कॉमन सी चीज है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जैसे कि हिमोरेजिक स्ट्रोक है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। हमने ये देखा है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लोग लेते नहीं है। कभी ब्लड प्रेशर उनको लगा, कोई सिम्टम आया तो मेडिसिन ले लिया, कभी नहीं लिया। उसकी वजह से क्या होता है कि हिमोरेजिक स्ट्रोक के इंसिडेंसेस काफी देखने को आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू के जिनको हाइपरटेंशन है, कृपया अपने ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग प्रॉपर रखें और मेडिसिन टाइम टू टाइम। और दूसरा, जैसे इस्केमिक स्ट्रोक का मैंने बताया कि वी हैव अ रूल ऑफ गोल्डन रूल, मतलब 3 घंटे के अंदर अगर हम किसी स्ट्रोक फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं, जैसे कि स्ट्रोक के आपको लक्षण आए, हाथों पैरों में कमजोरी आई, या फिर मुंह का टेढ़ापन आया, मुंह से पानी आ रहा है, या फिर आंखों से मतलब नजर से दो दो दिखने लगा है, तो आपको तुरंत किसी न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और आपको इवेलुएट कराना चाहिए। अगर 3 घंटे के अंदर आप पहुंचते हैं तो जैसे हमने बताया कि आईवी थ्रोम्बोलाइसिस का ऑप्शन रहता है, या फिर अगर मेजर वेसल ऑक्लूजन है तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ऑप्शन रहता है, जिसमें हम तार के थ्रू जाके क्लॉट को निकाल दिया जाता है। उस केस में पेशेंट की जो आगे की मॉर्बिडिटी है वो बहुत कम हो जाती है, लिमिटेड होती है और उनकी रिकवरी अच्छी होती है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर इन मेडिकल फील्ड। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। एब्सोल्युटली। और डॉक्टर रमेश, मैं आपसे ये भी में जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से भी डॉक्टर ने जिक्र किया कि कई सारे जैसे कि टेढ़ापन आ जाता है चेहरे में, या फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, सुन्न हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, जैसे कि अगर हम फेशियल पॉलिसी का एग्जाम्पल ले लें, तो क्या ये इलाज के बाद 100% चली जाती हैं? साथ ही साथ एक और क्यूरोसिटी है जो कि हमारे पास आई थी, जिसमें ये भी जिक्र हुआ था कि हमेशा इसके पीछे जो कारण होते हैं वो न्यूरो से रिलेटेड नहीं होते। देखिए, जहाँ तक इसका रिकवरी है जी ये तो एक तो ये डिपेंड करेगा कि कितना डैमेज हुआ। जी। दूसरा, जो जिन कारणों से हुआ उन कारणों का अंत में क्या हुआ। तो अगर आपका डैमेज ज़्यादा हो गया, मान लीजिए किसी को कंप्लीट पैरालिसिस हो गया, तो इमीडिएट प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। उनमें से कुछ लोग इमीडिएट ठीक हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि एम्बोलिक फिनोमेना है। एम्बोलिक फिनोमेना का मतलब है कि क्लॉट आया और बहुत सारे केसेस में वो आगे निकल जाता है, कुछ इलाज के द्वारा, कुछ क्लॉट घुलने की दवाइयों के द्वारा वो क्लॉट आगे निकल जाता है, पेशेंट रिकवर होने लग जाता है और कभी कभी तो कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। और अगर उसने मान लीजिए थ्रोम्बोटिक बन गया या वो क्लॉट आगे गया ही नहीं, वो क्लॉट डिसॉल्व हुआ नहीं, तो फिर प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। कई बार कई दिन, कई हफ्ते या कभी कभी सालों तक भी पेशेंट पूरे रिकवर नहीं हो पाते। दूसरी लेकिन बात, क्या हेमरेज चांसेस वाले होते हैं 100% रिकवरी के, चाहे जितना भी वक्त लगे? जी। 100% रिकवरी या तो ट्रांजिएंट एम्बोलिक फिनोमेना में होगी, या कई बार जिनका हेमरेज कम हुआ, ब्लीडिंग कम हुई, वो ब्लड धीरे धीरे हमारा शरीर उसको वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और लगभग 2 से 3 हफ्तों में अच्छी रिकवरी की संभावना है। हेमरेज वाले केसेस में इनिशियल खतरा ज़्यादा होता है, या तो न्यूरोसर्जन ने वो ब्लड निकाल दिया तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, या बहुत सारे केसेस में जिसमें ब्लीडिंग की अमाउंट कम है या किसी नॉन सीरियस वाले पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर हो गया है, तो वो 2 से 3 हफ्ते में ब्लड एब्जॉर्ब हो जाता है और पेशेंट की अच्छी रिकवरी हो जाती है। बाकी केसेस में पेशेंट का डैमेज चलता रहता है और कई बार पूरी रिकवरी नहीं हो पाती। और जिस अंग में, जिस पार्ट के अंदर हुआ, मान लीजिए आपका कॉन्शियस लेवल वाले एरिया ऑफ ब्रेन में अफेक्टेड हो गया, तो पर्सन में रिमेन अनकॉन्शियस फॉर लॉन्ग टाइम और फिर वो एक तरह से दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, पूरी सेवा जिंदगी भर के लिए डिपेंड हो जाता है। तो ये बात डिपेंड। जी जी, जैसा कि आपने जिक्र किया, पूरे जीवन के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, यदि आपका कॉन्शियसनेस वाला पार्ट या वाइटल, और मान लीजिए रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रॉब्लम हो गई, तो फिर आपका सांस अफेक्टेड हो सकता है, आपका स्वेलोइंग अफेक्टेड होगा, आप कॉन्शियस नहीं हुए, आप कोऑपरेट नहीं कर सकते, पड़े पड़े बेड के ऊपर बेड सोर्स हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं।
तो फिर उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते करते ही काफ़ी टाइम निकल सकता है, या कभी कभी पूरी ज़िंदगी भी निकल सकती है। कभी कभी हम इसको पेशेंट वेजिटेटिव फेज में चला जाता है। पेशेंट जिंदा तो है पर वो किसी लायक नहीं होता, उसका ब्रेन काम नहीं करता, वो हर चीज़ के लिए डिपेंड हो आप जाता कोमा स्टेज की बात कर रहे हैं। तो उसमें फिर अगर वैसी स्थिति आ गई तो फिर पेशेंट को बाकी बची हुई जिंदगी बेड पर ही गुजारनी पड़ती है, दूसरों को सेवा करनी। डॉक्टर वरुण, क्या ब्रेन हैमरेज की हम बात कर रहे हैं, सॉरी ब्रेन स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये हेरिडिटरी भी हो सकती है इस तरह की प्रॉब्लम, कि अगर आपके परिवार में किसी को रही है तो आपको हो सकती है? डॉक्टर वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर सौम्य। देखिए, ये इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि ब्रेन स्ट्रोक में जो है बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और ये काफ़ी कुछ अपने आप में भी इनमें एक हेरिडिटरी का चांस होता है। शुगर अक्सर हेरिडिटरी होती है, ब्लड प्रेशर में अक्सर हेरिडिटरी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं जो हेरिडिटरी होते हैं। स्ट्रोक इटसेल्फ में बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जो जेनेटिक कॉजेज़ हो सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे कॉजेज़ जेनेटिक ही हों, क्योंकि स्ट्रोक होने के बहुत सारे और रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे स्मोकिंग होता है, ज़्यादा शराब लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। शुगर अच्छा होना, शुगर कंट्रोल में होना, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल का अच्छा कंट्रोल होना, एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजिम होना, ये सारी चीज़ें स्ट्रोक का रिस्क कम करती हैं। तो अगर हमारे पास एक जेनेटिक रिस्क है भी, तो भी अगर हमारा शुगर अच्छे से कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल्ड है, हमारा एक अच्छा रेजिम है, तो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने के बाद भी हमें स्ट्रोक ना हो। पर हाँ, बिल्कुल स्ट्रोक में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने की संभावना है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि जेनेटिक भी इसकी संभावना होती है, तो क्या ये माने कि अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है फैमिली में तो ही ब्रेन स्ट्रोक होगा, या फिर किसी को अगर ब्रेन हैमरेज भी हुआ है तो भी आप इसके टारगेट पे हैं? देखिए, ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक के ज़्यादातर कॉज अलग होते हैं। ब्रेन हेमरेज का सबसे कॉमन कॉज है ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, जिसको हम हाइपरटेंसिव हेमरेज बोलते हैं। राइट। और दूसरी चीज़ होती है जहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक अबनॉर्मल फॉर्म होते हैं, वो उनमें एक अन्यूरिज्म कहा जाता है, ये भी मालफॉर्मेशन कहा जाता है। उसमें वो जो है एक ब्लड वेसल हमारा वीक होता है, वहाँ पे कमज़ोरी होती है, तो कभी वहाँ पे ब्लड जो है वो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से इनका एक सिम्टम दोनों, एक इनका कॉज, इनकी वजह दोनों की अलग है। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज की दोनों की वजह अलग है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि जिसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उसको फैमिली में आगे जाके ब्रेन हेमरेज हो, एंड वाइस वर्सा कि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ है तो उसके वो आगे जाके कि उसकी फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो, ऐसी संभावना बिल्कुल है। डॉक्टर रोहित, क्या तमाम वो लोग जो डायबिटिक रहे हैं या डायबिटिक हैं या फिर हार्ट पेशेंट हैं, क्या वो सभी ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हो सकते हैं, या उनमें से कितनों को कितनों के चांसेस हैं इसके शिकार होने के? देखिए, सी जिसको जो डायबिटीज जो बीमारी है ये पूरे शरीर के वेस्कुलेचर को अफेक्ट करती है, चाहे वो ब्रेन के वेसल्स हो, किडनी के वेसल्स हो या हार्ट के वेसल्स हो, जिसको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो एंजियोपैथी और मैक्रो एंजियोपैथी। मतलब बड़ी ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करती है और माइनर ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करती है। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल है तो डेफिनेटली इस्केमिक स्ट्रोक के रिस्क काफी कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम 0% हो जाता है, बट डेफिनेटली कम होता है। तो आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहे, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन डेफिनेटली जिन मरीजों में ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं है उस केसेस में रिस्क ऑफ स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक स्पेशली बढ़ जाता है। डॉक्टर रमेश, इंडिया में इतने केसेस इसके क्यों सामने आ रहे हैं? बल्कि अगर हम ये कहें कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में आंकड़े बहुत बढ़ रहे हैं लगातार, तो कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या है लाइफ स्टाइल। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा होता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिस तरह से पोल्यूशन है हवा के अंदर, जिस तरह खाने पीने में मिलावटें आ रही हैं, जिस तरह से लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है,
ये सारे फैक्टर्स मिला करके हमें इंडियन को ज़्यादा प्रोन कर रहे हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस डेवलप होने के लिए। कुछ ये भी कहा जाता है कि हमारे में जेनेटिक अंश भी है, जैसे हमारे यहाँ ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है ज़्यादातर लोगों का, और एचडीएल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो ज़्यादातर इंडियंस का कम होता है। ऐसे लोगों में क्लॉटिंग का इंसिडेंस और डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी डिजीज़ेज अल्टीमेटली इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक इलनेसेस या लाइफ स्टाइल डिजीजेज, इनके इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। और इनके बढ़ने से ये जितने भी सेरेब्रल स्ट्रोक्स हैं, ये इनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। जहाँ जहाँ ऊपर से स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये अपने आप में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमें इसके लिए प्रोन बना रहे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर इंसिडेंस फिलहाल बढ़ रही है, क्योंकि इंडियंस दे आर नाउ, जैसे दिल्ली फॉर एग्जांपल, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। राइट। और इसी तरह से हमारे और भी कई शहर जो एनसीआर के खास तौर से मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से है। इस सब का हम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रोक भी हो रहा है, साथ में लंग्स की प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन हो रही है, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड तो हमारी जेनेटिक टेंडेंसी है ही है। इस वजह से हमारे इंसिडेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऊपर से खाने पीने में मिलावटें, ये सब चीज़ें मिला करके इसको आप लाइफ स्टाइल डिजीजेज की कैटेगरी में कर सकते हैं। डॉक्टर वरुण, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें कि किस तरह से हमारे दर्शकों के बीच जागरूकता है इसे लेकर और वो अपना ध्यान रखें, और ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के, इनमें कुछ कमी आए। डॉक्टर वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर सौम्य, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारे जो आवाम है, उसको ये पता होना चाहिए कि सिम्टम आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले पहुंचना चाहिए हॉस्पिटल, और उसके बाद एक ट्रीटमेंट इनको अर्जेंटली दिया जा सकता है पहले 5 से 6 घंटे में, जहाँ पे रिस्पांस अच्छा आ सकता है। तो ये चीज़ इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक के बारे में जानकारी होना और भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम जो पॉपुलेशन है वो सोचते हैं कि एज रिलेटेड है, तो उसकी वजह से वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं जब तक ये गोल्डन पीरियड हमारे हाथ से निकल नहीं जाता। बहुत मरीज़ ये गोल्डन पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे पास आते हैं कि उसके बाद इलाज करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है, पर वो गोल्डन पीरियड में आना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम इसके लिए कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर वरुण, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी। अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहें, हमारे दर्शकों को बताना चाहें जागरूकता को लेकर कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में किस तरह से कमी आए। मैं जागरूकता के लिए ये कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को तो स्वयं पता होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति पंगु हो जाता है जब स्ट्रोक होता है बहुत केसेस में। इसलिए जो उसके साथ में व्यक्ति है, यदि उसको कोई पुरानी बीमारियां हैं तो उसका पता होना चाहिए, किस जगह उसे तुरंत लेके जाना है उसका पता होना चाहिए, डॉक्टर को वहाँ पहुँचते ही क्या क्या हुआ इसे तुरंत बतलाना चाहिए। यदि वो बेहोश हो जाता है तो उस स्थिति में से अंदर उसको सांस आती रहे, उसके लिए उसे टेढ़ा करना, कोई उल्टी हो जाए तो उसे तुरंत साफ कर देना, सांस की नली को खोल के जितना भी हो सके खोल के रखे, और कुछ नहीं हो तो चम्मच ही मुंह में डाल करके रखे, और उसे तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाएं, और तुरंत मेडिकल सुविधा यदि दे दे तो हम बहुत सारे व्यक्तियों को बचा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, लोगों को पता होना जरूरी है, और इस केस के अंदर हम वो देरी ना करें कि इसका कोई घर वाला आएगा या व्यक्ति आएगा। आजकल फैमिली बहुत छोटी छोटी हो गई है, तो जो पड़ोसी है वो भी मदद करे। अगर सड़क पे ऐसा कुछ हो जाता है तो तुरंत उनको पड़ोस के अस्पताल में ले जाए। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे केसेस में सभी को इमरजेंसी में सुविधा दे दी जाती है। तो हम जितनी जल्दी एक्ट करेंगे उतने ही हम लोगों की जिंदगियां आएंगे। डॉक्टर रोहित, कुछ ऐसे लोग भी जो 60 साल से ऊपर के नहीं हैं और अगर ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जागरूक होना जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर वरुण सर ने बताया कि स्ट्रोक के लक्षणों को पहचाने, गोल्डन पीरियड के रूल को समझें। अगर 3 घंटे के अंदर किसी आप स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंच जाते हैं तो आपका आउटकम काफी अच्छा हो सकता है।
तो इस चीज को समझें। 3 से लेकर 4.5 घंटे तक का जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लक्षणों को पहचानना और समय पे स्ट्रोक रेडी सेंटर में पहुंचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्ट्रोक से रिकवरी में। चलिए, आप सभी क्योंकि जैसे मेहमानों का जितना डिले बहुत बहुत होता है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम वो बातें बताने के लिए जो कि जागरूकता के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है। देखिए, जागरूकता अगर होगी तो जाहिर तौर पर आप ये समझ पाएंगे कि आप किस समस्या से जूझ रहे हैं और सही वक्त पर उसका इलाज कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि कोई समस्या उत्पन्न ना ही हो, यानी कि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्यूर। इसी के साथ ही हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ, एक नई समस्या के साथ ही समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।